नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। लाइए स्क्रीन पर हेमंत जी को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। ममता बनर्जी ज्ञानेश कुमार की एक के बाद एक पोल खोल रही है, लेकिन इस कड़ी में ज्ञानेश कुमार और उनके आयोग के तरफ से जो खामोशी है, जो सन्नाटा है, वो उन सवालों के आधार को, उनके जमीन को और मजबूत कर रहा है। ज्ञानेश कुमार के आयोग में 10 टीएमसी के सांसद जाना चाहते थे। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक रूप से निवेदन किया गया था कि आप हमारे साथ एक मीटिंग करें। हमारे 10 सांसद जाएंगे, उनके 5 सवाल हैं। कई हिस्सों में उन सवालों को ममता बनर्जी ने भी ट्वीट करके, लेटर लिख करके जवाब मांगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो 10 सांसद जाएंगे, 5 सवाल करेंगे, उन 5 सवालों का आप उनको जवाब दे दीजिए और सेटिस्फाई होके चले आएंगे। आपकी जो मर्जी उसके बाद आप करवाइए, बस उनको सेटिस्फाई कर दीजिए, उनको जवाब दे दीजिए। अगर आप चिट्ठी लिखने में आपका हाथ दुख रहा है तो जवाब दे दीजिए। आयोग ने 10 सांसदों के बजाय कहा 5 आएंगे और पांचों के आप नाम भेजिए। तो इतना तो अब तय है कि अब से 48 घंटे के भीतर, 48 घंटे बाद 5 सांसद ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में घुसेंगे ही घुसेंगे, क्योंकि वो चिट्ठी आ गई है। लेकिन अगला सवाल उससे बड़ा है। अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं और टीएमसी के यूथ विंग का पूरा बागडोर उन्हीं के हाथों में है। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि अगर आपको 10 सांसदों से डर लग रहा है, पहले तो डर लग क्यों रहा है ये बताएं, और डर लग रहा है 5 ही अगर जा रहे हैं, तो आप अगर इतनी हिम्मत है, अगर आप ट्रांसपेरेंट हैं, तो बस एक काम कर दें। 5 सांसद हमारे जब आपके दफ्तर में बैठ करके आपसे सवाल जवाब करेंगे, तो आप इस पूरी मीटिंग को आप लाइव टेलीकास्ट कर दीजिए देश के सामने। ये मांग तो बड़ी वैलिड है और चुनौती भी है। लाइव करके ज्ञानेश कुमार एक झटके में इस देश के पूरे विपक्ष का मुंह बंद करवा सकते। पूरा देश क्यों 5 सांसद सेटिस्फाई करना, पूरे देश को एक झटके में सेटिस्फाई कर दे। आखिर 5 सांसदों को बुलाया ना। अब गुपचुप तरीके से आप क्या बात करोगे? वो बाहर निकल के आएंगे, वो कुछ और बयान देंगे कि ज्ञानेश कुमार फर्जीवाड़ा कर रहा है, जवाब नहीं दे रहा है। आप कहोगे हमने सब कुछ उनको दिखा दिया, तर्क दे करके समझा दिया। इससे बेहतर है कि अभिषेक बनर्जी की डिमांड पूरी की जाए। तो क्या ज्ञानेश कुमार इस मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट करवाएंगे? लाइव होगा। अगर लाइव हुआ तो ऐतिहासिक होगा और ज्ञानेश कुमार की तारीफ में हम 2-4 घंटे का इकट्ठे शो कर देंगे। खैर, अब इस खबर पर आते हैं, हम आपको खबर दिखाते हैं और हेमंत भाई के पास चलते हैं। लाइए भैया, जरा दिखाना शुरू करिए। सबसे पहले चिट्ठी लाइए, लाइए दिखाइए। ये देखिए, ये निर्वाचन आयोग की चिट्ठी है। इस चिट्ठी में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़िए। इसको जरा चला दीजिए चिट्ठी को, क्योंकि ये चिट्ठी चलानी जरूरी है। इस चिट्ठी में लिखा है, टू द चेयरपर्सन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर मीटिंग विद द कमीशन। इसमें नीचे लिखा है, मैडम आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू द सब्जेक्ट cited before above and to state that Sri Derek O'Brien, member of Parliament Rajya Sabha and leader AITC parliamentary party, has requested for an appointment for a delegation of members of Parliament of the All India Trinamool Congress। मतलब हमको डेरेक ओब्रायन की तरफ से रिक्वेस्ट आया है एक मीटिंग के लिए, जिसमें टीएमसी का एक डेलीगेशन, सांसदों का डेलीगेशन मुलाकात करे, मीटिंग करे। 2 नंबर पॉइंट में लिखा है क्या, द कमीशन ऑलवेज वेलकम रेगुलर इंटरेक्शन विद द पॉलिटिकल पार्टीज फॉर ए कंस्ट्रक्टिव डायलॉग। एक सकारात्मक सृजनात्मक बातचीत के लिए इलेक्शन कमीशन हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज का स्वागत करता है, रेगुलर इंटरेक्शन के लिए।
नियमित एक वार्ता के लिए, संवाद के लिए। 3 नंबर पे आइए। Accordingly, the commission has considered the party's request and decided to give an appointment to the delegation of All India Trinamool Congress comprising of the authorized representative of the party along with the 4 members of the party for a meeting at 11 a.m. on 28/11/2025 एट निर्वाचन सदन अशोक रोड, न्यू दिल्ली। डेरेक ओब्रायन के साथ 4 और सांसद आ सकते हैं। उनका जो है उनका नाम दीजिए, वो जो ऑथराइज होंगे वो आ सकते हैं 5। चौथा नंबर, इट इज रिक्वेस्टेड दैट द नेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ डेलीगेशन अलोंग विद देयर व्हीकल डिटेल्स मे काइंडली बी इंटीमेटेड एट द ईमेल फॉर मेकिंग नेसेसरी अरेंजमेंट्स। बहुत सारे अरेंजमेंट भी करने हैं, तंबू कनात, हलवाई वगैरह, तो उसके लिए वो जितने लोग आएंगे डेरेक ओब्रायन के साथ 4 लोग, उनका नाम, उनके गाड़ी का डिटेल भी प्रोवाइड कर दीजिए मेल पर। ये है। अब आगे बढ़िए, आगे अगला लाइए, फटाफट लाइए, फटाफट लाइए। सागरिका घोष ने लिखा इसी पर, ए डेलीगेशन ऑफ 10 MPs ऑफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस विल मीट election commission on Friday 20th November. The Trinamool Congress has direct questions for the EC. Why not telecast the meeting live and let the public hear the answers? कितना सीधा, सपाट और साफ सुथरा ट्वीट है ये, 4 लाइन का, 5 लाइन का, कि ये बेसिकली 10 एमपी की ही डिमांड थी कि 10 एमपी जाएंगे, इन्होंने 5 अलाउ किया है। भाई कैसे बात मान ले, विपक्ष की बात मान लेंगे तो नंबर कट जाएगा ऊपर साहब के पास। लेकिन 5 पे ही मैं कहता हूं, उन्होंने जो कहा आगे कि जो भी सांसदों का सवाल होगा इलेक्शन कमीशन से, वो सवाल जवाब क्यों ना लाइव किया जाए, ताकि जवाब पूरा देश सुन सके, जनता सुन सके इस देश की। नेक्स्ट अगला ट्वीट, अगला ट्वीट लाइए, फटाफट लाइए। अभिषेक बनर्जी, उन्होंने भी यही लिखा है, टाइम हैज बीन सॉट फॉर ए डेलीगेशन ऑफ 10 MPs. They are representatives elected by the people of India, unlike the CEC and ECs who are handpicked by the government of India. ये जो 10 सांसद जाना चाहते हैं, ये जनता द्वारा निर्वाचित है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और संधू और इन लोग जैसे ये हैंड पिक्ड नहीं है, गवर्नमेंट के चुने हुए। These selective leaks portraying the EC as transparent and cordial are nothing but a manufactured facade. If the election commission is genuinely transparent, why is it scared to face just 10 MPs? अगर वाकई ट्रांसपेरेंट है चुनाव आयोग, तो सिर्फ 10 सांसदों का सामना करने में क्यों डर रही है? होल्ड द मीटिंग ओपनली, एकदम खुली मीटिंग करिए, टेलीकास्ट इट लाइव, इसे लाइव प्रसारित करिए, लाइव प्रसारण इसका करिए, एंड आंसर द 5 स्ट्रेट फॉरवर्ड लेजिटिमेट क्वेश्चंस दैट द AITC विल प्लेस बिफोर यू, और जवाब दीजिए 5 बिल्कुल वैध और सीधे सपाट प्रश्नों का आप जवाब दीजिए। Is the election commission willing to prove its transparency or does it only function behind closed doors? क्या चुनाव आयोग अपनी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को साबित करने की इच्छा रखता है, या बंद दरवाजों के पीछे ही इसकी कार्यप्रणाली, इसकी क्रियाकलाप वही बंद दरवाजों के पीछे ही छिपी रहेगी? मैं आपको एक बाइट सुनवा देता हूं, ये सब अभी पिछले 2 घंटे का डेवलपमेंट है। तो एक बयान आया है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, वो सुना देता हूं, फिर हेमंत भाई के पास। अभिषेक बनर्जी asked a team of parliamentarians, Rajya Sabha member, Lok Sabha members, to put up those questions directly to the ECI and demand a logical, meaningful reply that why such thing
are happening because basically we think, and the message which should be given, delivered to the ECI, that ECI is meant for Indian democracy. ECI is a constitutional body, not a body of the either of Indian government or of the ruling party BJP. Whether ECI is mindful of this fact or not, it is now has become a doubtful thing. So they will meet and they will deliver those things what our leader Abhishek Banerjee has directed them to deliver. 5 सवाल तैयार हैं, सांसद 10 तैयार थे, 5 ही अलाउ कर रहे हैं, लेकिन लाइव टेलीकास्ट पर क्या है रुख? लाइव टेलीकास्ट करना चाहिए, मुझे तो लगता है। करेंगे नहीं करेंगे हेमंत भाई? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, अगर टेलीकास्ट लाइव होगा तो फिर बचेगा क्या? कुछ तो छुपा के भी रखना होता है। सारी बातें पब्लिक में नहीं की जाती। पब्लिक में वो बातें की जाती हैं जिनको आप समझते हैं, बाकी तो सब पर्दे के पीछे और सारी उन चीजों के नीचे है। बेसिकली क्या है आशीष भाई, बहुत बुरे तरीके से चुनाव आयोग फंस गया है और हर चीज में खेल करने की कोशिश करता है। आपने वो पूरी चिट्ठी पढ़ दी, लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मिस कर गए आप, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। तो मैं चाहूंगा एक बार वो चिट्ठी जरा उसको दिखाएंगे तो मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं कि कल चिट्ठी लिखी डेरेक ओब्रायन ने, कल की तारीख में, ठीक, कि हम 10 लोग मिलना चाहते हैं, ठीक। और कमीशन जवाब क्या दे रहा है? रेफरेंस नंबर 1 पढ़िए क्या है। नंबर 1, कमीशन लेटर नंबर सो एंड सो डेटेड 11 जुलाई 2025 regarding strengthening relationship with political parties by developing a streamlined communication methodology। 11 जुलाई की चिट्ठी पे 28 नवंबर को कमीशन मीटिंग कर रहा है तृणमूल के साथ। रेफरेंस देखिए आप। और दूसरा रेफरेंस दिया है डेरेक ओब्रायन लेटर डेटेड 23/11। खेल समझिए आप क्या है कि डेरेक ओब्रायन की चिट्ठी को महत्व देने की बजाय अपनी जो 11 जुलाई की 100 कार्ड चिट्ठी थी उसको स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप कर रहे हैं, संबंध मजबूत कर रहे हैं। 11 जुलाई की चिट्ठी थी, उसके बाद आपने कोई ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई क्या? स्ट्रेंथनिंग तभी होती है ना जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते या तृणमूल को अपने आप बुला लेते, तो इस रेफरेंस का मतलब है। वरना ये क्या है? ये एक आईवाश है, खुद को पारदर्शी दिखाने की कोशिश है, जो कि आप हो नहीं। 11 जुलाई की चिट्ठी और 28 नवंबर को मुलाकात होगी, वो भी डेरेक ओब्रायन की चिट्ठी पर। फिर उस चिट्ठी के रेफरेंस का क्या मतलब है 11 जुलाई वाली की? ये इस चुनाव आयोग का बौद्धिक दिवालियापन। ऐसा काम कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं करती। अपॉइंटमेंट मांगी, डेरेक ओब्रायन की चिट्ठी का रेफरेंस दीजिए, जो आपने लिखना वो लिखिए। 11 जुलाई की चिट्ठी कहां से आ गई बीच में? और अगर यही बात अगर आप इतने ही मेथोडोलॉजी डेवलप करने के चक्कर में हो और पॉलिटिकल पार्टियों के साथ सारा, तो 24 जून को आपने SIR ऑर्डर की बिहार की। उससे पहले क्या बिहार की ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी? फिर आपने 12 राज्यों की SIR के ऑर्डर, क्या उन राज्यों की बुलाई थी या ऑल इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे बुलाई थी? जवाब है ना। SIR जैसा बड़ा फैसला जब आप यूनिलेटरली लेते हो, रात को आपको सपने में कुछ दिखा और सुबह आपने घोषणा कर दी कि SIR होगा बिहार में। बिहार का रिजल्ट पूरा नहीं आया था, उसके बाद पहले कह दिया 12 राज्यों में और होगा सेकेंड फेज में, और बाकी सारे देश में होगा। तो ये इंक्लूसिव कहां है निर्वाचन आयोग में? तो ये जानना चाहता हूं। ये तो वन वे ट्रैफिक है। ट्रंप भी तो ऐसे ही करता है कि रात को उसको कोई सपना है, सुबह ट्वीट कर दिया, सारे देश ने सो के उठा। ये तो पॉलिसी नहीं आ गई भाई, वो ट्विटर पे ही पॉलिसी बना रहा है भाई। तो वही ज्ञानेश गुप्ता का हाल है कि 24 तारीख को सीधी घोषणा कर दी। बता देना चुनाव आयोग, जो ये 5 सवाल हैं उनमें पहला सवाल ये भी है कि आप जो है SIR का फैसला आपने जो लिया है, जरा वो बताइए कैसे लिया। और उसका जवाब क्या है वो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड। याद होगा ना आपको? 20 एप्लीकेशन RTI की बहुत बड़े बड़े एक्टिविस्टों ने लगाई कि साहब जो SIR का आपने फैसला लिया, इस डिसीजन की पूरी फाइल की कॉपी दे दीजिए हमें, नोटिंग्स की। तो जवाब गया कि नो सच रिकॉर्ड इज अवेलेबल विद द कमीशन। तो इसका मतलब जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है कि ट्रंप की तरह सपना आया और फैसला हो गया कि भाई ठीक है, सैकड़ों करोड़ रुपए की उसमें लायबिलिटी है, देश के ऊपर खर्चा है जो SIR होगा। तो बिना किसी कागजी कार्रवाई के, लिखित पढ़त के, ज्ञानेश गुप्ता को सपना है और वो ऑर्डर हो गया और वो सारे देश में SIR हो भी रही है। दिस इज ए फैक्ट। फिर ये इंक्लूसिव डेमोक्रेसी का है। ये तो किसी की डेमोक्रेसी है
किसी के लिए डेमोक्रेसी है, किसी के द्वारा डेमोक्रेसी है। फिर आप रेफरेंस दे रहे हो 11 जुलाई की चिट्ठी का, सेकंड रेफरेंस दे रहे हो डेरेक ओब्रायन की चिट्ठी का। ये आपके जो कहते हो और जो करते हो उसमें दिन रात के अंतर को बताता है, पहली बात। दूसरी बात, एसआईआर का सारे फार्म सो कॉल्ड, जो अगर चुनाव आयोग के दावों को मैं और आप ठीक मान लें तो फार्म तो बढ़ चुके हैं, ठीक। अब उन्होंने मीटिंग बुलाई, वो कह रहे हैं कि साहब लाइव टेलीकास्ट कर दो। अगर मैं ज्ञानेश गुप्ता की जगह होता मैं तो 100% इस बात का स्वागत करता कि भाई करिए, क्यों नहीं। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज देखिए, डेरेक ओब्रायन ने चिट्ठी लिखी कि साहब हमारे 10 एमपी मिलना चाहते हैं। जवाब पढ़िए चिट्ठी का ध्यान से क्या है, 1 ऑथोराइज्ड पर्सन एंड 4 अदर पीपल। एमपी जिक्र नहीं है शब्द, 1 ऑथोराइज्ड पर्सन ऑफ द पार्टी एंड 4 अदर्स। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इस देश के सांसद, चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे लोकसभा के हो, वो माननीय सांसद हैं, चुने हुए हैं वो लोगों के द्वारा। उनका जिक्र ना कर, अपॉइंटमेंट मांग रहे हो सांसदों के लिए, आप क्या कह रहे हो पार्टी के प्रतिनिधियों को दे दीजिए। एक ही चिट्ठी की एम्बिग्युइटी बता रहा हूं मैं आपको कि निर्वाचन आयोग विपक्षी दलों को कितनी हे दृष्टि से देखता है। ये उनकी एक मानसिकता का एक परिणाम बता रहा हूं मैं आपको। दूसरा, जितने भी कारनामे चुनाव आयोग के हैं अब तक के, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को लेकर के हमने कल भी चर्चा की थी कि कैसे 1000 लोगों को बैकडोर से भर्ती कराने की कोशिश है, 50 सॉफ्टवेयर डेवलपरों को पीछे से कराने की कोशिश है, किस तरीके से एसआईआर के नाम पर जो बीएलओज हैं उनके साथ क्या हो रहा है, बीएलएज के नाम पर बीजेपी के काडर्स क्या कर रहे हैं, सारी चीजों का तो एक लंबा चौड़ा वो सारी चीजों का हिसाब लिया जाएगा। तो ये टेलीकास्ट किया जाना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि वो 5 लोग तृणमूल के नहीं होंगे, वो इस देश के 5 प्रतिनिधि होंगे जिनके हर सवाल का जवाब आपको देना चाहिए। कहां दिक्कत है उसमें? आप तो कुछ चोरी कर नहीं रहे ना। और एक चीज असली बात क्या है आशीष भाई, कि जो बिहार में जो कुछ हुआ ना, जो देखा आपने, वो केवल एसआईआर का ट्रायल है, ये मान के चलिए। हाँ। फाइनल प्रयोग अब होना है वेस्ट बंगाल के अंदर। इसलिए तृणमूल कांग्रेस इतनी ज्यादा बेचैन है कि तुम हमारी बात ही नहीं सुन रहे हो। वो कोई ममता बनर्जी को एरी गैरी तो है नहीं, वो उस प्रदेश की चुनी हुई मुख्यमंत्री है भाई साहब। वो इतने दिनों से रोज सवाल पूछ रही है आपसे, रोज सड़कों पे है। इसमें तो होना ये नहीं चाहिए था कि जिस दिन एसआईआर शुरू होनी थी इन 12 की 12 स्टेट्स की पार्टियों को बुलाते आप, क्यों नहीं बुलाया आपने? इसका मतलब आपके मन में खोट है, या इसके अलावा कोई बात हो तो ज्ञानेश गुप्ता की मुझे बता दीजिए। कुल मिलाकर के चुनाव आयोग आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग है, और सीईसी बेसिक कहने को बाय नॉमेनक्लेचर ज्ञानेश गुप्ता हो सकते हैं, बाकी इसका कमांड एंड कंट्रोल कहीं और है, ठीक। इसमें कोई शक मत मानिएगा। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव, क्या एसआईआर निष्पक्ष हो सकती है? इन परिस्थितियों में जो भी हालात आपने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखे हैं 24 जून से लेकर आज तक, क्या बिहार के अंदर एसआईआर ठीक था? क्या बाकी स्टेट्स के अंदर ठीक हो रहा है? आज की तारीख में बंगाल ने चैलेंज कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में, तमिलनाडु ने कर रखा है, केरल ने कर रखा है, और वही बिहार वाला मॉडल रिपीट हो रहा है कि एक तरफ चैलेंज पड़ा है, नोटिस हो रखा है, उधर से धुआंधार कार्यक्रम चल रहा है, और वही बेंच है अपने, तब जस्टिस होते थे अब चीफ जस्टिस हो गए सूर्यकांत जी। तो वही मॉडल दोहराया जा रहा है कि वहां चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, या इसके अलावा कुछ है? तो कुल मिलाकर के इस लोकतंत्र का बैंड बजा के रख दिया है किसी के कहने से, किसी के द्वारा। ये लोकतंत्र कभी नहीं था इस देश के अंदर। आपको एसआईआर भी करना है तो इंक्लूसिव कीजिए, सबसे बात कीजिए, सबसे राय लीजिए, उसके बाद आपको जो फैसला करना कीजिए, आपकी सोशल बॉडी को दिक्कत नहीं। ट्रंप की तरह आप ट्वीट करके एसआईआर नहीं करवा सकते इस देश के अंदर, आपने करवा दी और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। दिस इज ए फैक्ट, सबके सामने। लेकिन तृणमूल जो है, उस दिन भी मैं और आप चर्चा कर रहे थे, देखिए बाकी तो मालिक तो ये लोग हैं जिस तरीके से विम्स और फैंसीज पे चला रहे सारे देश को, लेकिन तृणमूल इस खेल को इतनी आसानी से जाने देगी, इस पे मुझे शक है थोड़ा सा। और वो शक इसलिए है कि ममता का जो इतिहास है वो फाइटर का है, नंबर 1। नंबर 2, आज की तारीख में वो सत्ता में भी है, और अभिषेक बनर्जी ने जो पार्टी के कार्डर्स हैं, बाकायदा कार्ड होल्डर, उनकी भी 24,000 के आसपास जो लोग हैं, उनकी भी कल एक मीटिंग बुला ली। तो ये मामला इतनी आसानी से, अगर ज्ञानेश गुप्ता को लग रहा है कि बिहार की तरह तुम खेल कर जाओगे, तो माफ कीजिएगा, इतना आसानी से हो नहीं पाएगा। वहां पर जो कुछ खेल हो रहा है ना, अगले आने वाले 3-4 महीने बंगाल के लिए बहुत ज्यादा अहम। अभिषेक बनर्जी ने कल 24,000 कार्डर्स को लामबंद होने के लिए कहा, टुमारो 26 तारीख को। उधर से जो
अपने क्या नाम है, अमित शाह के तरफ से जो चुनाव का आयोग के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाने की बात है, उसमें बताया ही जा रहा है कथित तौर पर कि एक भी बंगाली नहीं है, ऐसी सूचना आ रही है। तीसरा, बेसिकली जो मतुआ जो वोटर का समुदाय के जो लोग हैं, उनको कथित तौर पे 100 रुपए में वोटर कार्ड, वोट का अधिकार देने की पर्चियां बांटने का भी खबर है। समझिएगा बात को। तो और वहां पर 11 सीटों पर नतीजे में निर्णायक किसका होता है? मतुआ समुदाय का। वहां पर बीजेपी का खेल करने, मैंने उस पर पूरा डिटेल, मतुआ बंगाल के कुल मतदाताओं का 20% है। उनकी आबादी मैं आपको बताऊं 30 मिलियन है बंगाल 3 में, करोड़ और हाँ, और 15 मिलियन मतदाता हैं। 30 सीट पर वो निर्णायक भूमिका में है और 50 सीट पर सिग्निफिकेंट रोल है। मतलब 80 सीटें विधानसभा की हैं जहां मतुआ, और वो मतुआ ही है क्योंकि हमने उस पर कार्यक्रम भी किया, मतुआ ही है जो 14 से पहले सबसे पहले पांव रखने की जगह दिए थे भाजपा को, और यही मतुआ है कि इस बार सबसे ज्यादा आशंकित है। और आज ममता बनर्जी की जो जबरदस्त रैली हुई है वो बनगांव मतुआ बाहुल्य इलाके में हुई है, और उसके बावजूद बीजेपी चुप है वहां पे जो उन्होंने रैली की आज, उसके बावजूद बीजेपी चुप है, किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दे रही है, ना देगी। सवाल जवाब करने में तो चक्कर में पड़ते थे, वो तो कोई और नफाजी करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो सारी की सारी परिस्थिति आप देख रहे हैं ना, ये अपने आप में बहुत सारी चीजें कुछ कह रही है कि एक तरफ बुलाने का खेल है, उसके बाद पीछे पर्दे के पीछे जो चल रहा है वो भी चल ही रहा है। तो ये सारी चीजें बड़ी मंशा पर सवाल उठाते हैं, और पूरे का पूरा जो लोकतांत्रिक हमारी प्रक्रियाएं थी उनका क्या हाल कर दिया गया है, उसकी तरफ भी एक इशारा है। मुझे लगता है ये लड़ाई लंबी चलेगी, 28 तारीख के बाद भी चलेगी, और लाइव टेलीकास्ट वगैरह की तो आप बात ही भूल जाइए, वो दिन गए। ये नया चुनाव आयोग है, ये ज्ञानेश गुप्ता पहले ही बता चुके। नहीं, लेकिन एक बात बिल्कुल बिल्कुल आखिर में आखिरी टिप्पणी के साथ साफ कर दें कि लाइव टेलीकास्ट वाली डिमांड इसको भक्तों के अलावा बाकी सबको समझने के लिए है। भक्त तो नहीं समझ सकते, उनको कुछ भी समझा लें। ये लाइव टेलीकास्ट एक झटके में, अगर ज्ञानेश कुमार बार बार आते हैं ना, कहते हैं सब ठीक है, ये हताशा है, विपक्ष की निराशा है, ये नॉर्मली बीजेपी के प्रवक्ताओं की भाषा है, लेकिन कहते हैं हताशा है, निराशा है। तो ये अच्छा मौका था कि एक लाइव टेलीकास्ट, घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा मीटिंग होती, लाइव टेलीकास्ट कर देते, हमेशा के लिए अमर हो जाते ज्ञानेश कुमार। कोई भी राहुल गांधी से लेके इस देश में जितने विपक्षी नेता हैं, सबकी जुबान पर परमानेंट ताला लग जाता। और एक लाइव टेलीकास्ट से आप एसआईआर, मतदाता सूची, ईवीएम टेम्परिंग से लेकर के जितने सवाल हैं सबको आप खत्म कर देते, खारिज कर देते, क्योंकि इस देश की जनता कहती देखो यार, सीधा लाइव कर दिया, जो सवाल है, सवाल सामने वाला पूछ रहा है और ये जवाब दे रहे हैं, सवाल जवाब दोनों जनता भी सुनती कि हाँ यार सवाल पूछा था, उसका एकदम संतोषजनक जवाब दे दिया, खत्म। सारे आज तक जितनी आशंकाएं सबके सब खारिज हो जाती। लेकिन नहीं, उस लाइव टेलीकास्ट पर सन्नाटा है, 10 के बजाय 5 आओ। यही अपने आप में प्रमाण है कि गड़बड़ कुछ नहीं है, सब कुछ गड़बड़ है, उसमें सही की तलाश करना मुश्किल है, सही की तलाश करना मुश्किल है। अब देखिए आप, एक और बात है, मैं भाजपा का ट्वीट वो जाकर के लोग टीएमसी के हैंडल पर या बीजेपी के हैंडल दोनों पर देख सकते हैं। हमने और हेमंत भाई ने कल ही उस पर कार्यक्रम किया था, ममता बनर्जी की चिट्ठी पर, हम ही दोनों ने शायद किया था, ममता बनर्जी की चिट्ठी पर, जिसमें 2 सवाल उनके थे। एक वो 1000 जो गुप्त आ रहे हैं सब एलियंस कि डेटा एंट्री के लिए बंगाल में, जो बंगाल पूरे देश की डेटा एंट्री करता रहा है, सबसे बौद्धिक समाज माना जाता रहा है बंगाल और बंगालीज, वहां डेटा एंट्री करने के लिए 1000 आउटसोर्सिंग की तैयारी, 50 जो है सॉफ्टवेयर वाले आएंगे, पहला सवाल। दूसरा, प्राइवेट प्रीमिसेज में, प्राइवेट प्रॉपर्टीज में बूथ बनाने का सवाल। आपको शायद आपने देखा नहीं होगा, दोनों सवालों का जवाब पता है कौन दिया है? बीजेपी के हैंडल से, ऑफिशियल हैंडल से दिया गया है जवाब। आप कल्पना करिए, सही है। हम हेमंत भाई से सवाल कर रहे हैं और हमारा जो बच्चा कार्यक्रम रिकॉर्ड करवा रहा है जवाब वो दे।
क्या यह भी साफ होना चाहिए, मुझे लगता है उस पूरे ट्वीट को दिखाते हुए एक यह भी आना चाहिए एक जवाब आना चाहिए कि मतलब चुनाव आयोग की तरफ से कि चुनाव आयोग ने बीजेपी को स्पोक्स पर्सन हायर किया है क्या? अगर ऐसा है तो बता दें भाई कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं एसआईआर में, तो जब तक एसआईआर वगैरह चलेगा या जब तक बीजेपी मतलब वन नेशन वन लीडर नहीं स्थापित हो जाएगा, तब तक बीजेपी हमारी तरफ से जवाब देने का काम धाम करेगी। अगर ऐसा है तो बताया जाना चाहिए ना हेमंत भाई। नहीं, इसको सिंगल मत रखिए, इसको दो चीजें बताई जानी चाहिए। चुनाव आयोग को तो ये बताना चाहिए कि हमारी कोई भी आधिकारिक बात भारतीय जनता पार्टी को हमने आउटसोर्स कर दी है, वो हमें डिफेंड किया करेंगे, वो हमारे बारे में बताया करेंगे, हमारे फैसले भी वही बताएंगे, ठीक। और भारतीय जनता पार्टी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, उसमें यह कहना चाहिए कि देश में कोई भी चुनाव, नगर पालिका से लेकर चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर से लेकर विधानसभा से लेकर के बीएमसी से लेकर लोकसभा तक के चुनाव जिताने का काम हमने ज्ञानेश गुप्ता को आउटसोर्स कर दिया है। ये दो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए तो उसके बाद इस देश की जितने भी सवाल है ना वो भी खत्म हो जाएंगे। तृणमूल को भी अपने सांसद या डेलीगेशन भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बाकी विपक्षी पार्टियों को भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दो सिंपल से काम कर देने चाहिए मुझे लगता है 28 तारीख से पहले, ताकि ये बार बार इस तरह की सिरदर्दियां धर्म संकट ना आए कि आप अपने नाम भेजो फिर उसके बाद व्हीकल नंबर भेजो और ये सारी चीजें करो। तो पारदर्शिता रहनी चाहिए और पारदर्शिता यही है कि जो काम छुप के कर रहे हैं भाजपा और चुनाव आयोग उसको खुले में कर दे, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरे आप जैसे जो सोकाल्ड जो लोग बचे हुए जिनको डेमोक्रेसी में बड़ी भारी आस्था है, थोड़े ही बचे हुए, बाकी वहां काम तो हो चुका है, तो उनका भी बुखार थोड़ा सा कम हो जाए कि भाई ठीक है ये तो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है और इसमें रहना है तो रहो, नहीं तो चलो कोई बात नहीं। तो उस तरह की चीज मुझे लगता है ये व्यवस्था जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। ये दो प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक ज्ञानेश गुप्ता की तरफ से कि हमारी भविष्य में सभी डिफेंस, हमारे सभी कुतर्क हमारे तरफ से बीजेपी देगी और उनको कहना चाहिए हमें चुनाव जीतने का जिम्मा हमने ज्ञानेश गुप्ता जी को दे दिया है, बस खत्म हो गया। ना आपको रोज चुनाव आयोग कहना पड़ेगा, ना केचुआ कहना पड़ेगा, ना ज्ञानेश। आपने ज्ञानेश गुप्ता का इतना प्रचार कर दिया ये शो कर करके कि बहुत सारे लोग तमाम नेताओं को भूल गए। जो बीजेपी के जितने कुतर्की थे ना वो सारे बेचारे पीछे रह गए। रोज आप ज्ञानेश गुप्ता के दो शो कर देते हो, उसको बेचारे को ब्यूरोक्रेसी में पता नहीं दिखास या छपास रोग था या नहीं, अब वो रोज कोई ना कोई एक उल्टी डायरेक्शन जरूर दे देता है ताकि खबरों में बना रहे। तो आप ऐसा काम मत कीजिए, ज्ञानेश गुप्ता को अपना काम करने दीजिए। कोई सवाल पूछना तो बीजेपी से पूछा कीजिए। दिक्कत यही तो है कि वो अपना काम ऐसे कर रहे हैं कि मजबूरी है इनको दिखाना। मैंने कहा था मैं स्क्रीन पर दिखा भी देता हूं ताकि दर्शक या कहीं भी किसी को डाउट ना रहे, हमारे कार्यक्रम में ही कोशिश होती है डाउट ना रहे। आप देखिए हेमंत भाई, और आप ही पढ़ दीजिए, मैं आप ही के मुखार बिंदु से चाहता हूं कि ये दर्शक सुने, पढ़ दीजिए। नहीं, जो ममता बनर्जी ने कल जो चिट्ठी लिखी थी चुनाव आयोग को, सीधी सीसी को लिखी थी, उसका जवाब बीजेपी फॉर बंगाल क्यों देगी? पहला तो इसी जवाब दे दीजिए, भगजन ये दे दे। फिर वो ममता ऑफिशियल को कहते हैं जवाब देते हुए, योर कंसर्न ऑन बोथ द पॉइंट्स इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। आपकी जो चिंता है वो समझी जा सकती है। लेट अस एक्सप्लेन व्हाई। हम बताते हैं क्यों। अरे भले आदमी हो, तुम चुनाव आयोग हो क्या? चुनाव आयोग के प्रवक्ता हो तुम? तुमसे पूछा है किसी ने? हु आर यू? तुम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। तुम चिट्ठी लिख सकते हो तो वो भी लिख सकते हैं। वेयर इज द इशू? फिर ये भाइयों ने ज्ञान दिया, नंबर एक, लिटरली नो वन इन वेस्ट बंगाल ट्रूली सपोर्ट्स यू। सही मायने में वेस्ट बंगाल में आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, ये तो सच बात है। वो भी जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री, वो भी ऐसे ही मुख्यमंत्री बनी हुई है मेरे ख्याल में। इनका तो ऐसा ही मानना है कि उसको कोई सपोर्ट के बिना ही बन गई होगी। Yet you continue to hold on to power using goons and political machinery. उसके बावजूद भी आप सत्ता में बनी हुई है गुंडों और राजनीतिक मशीनरी के जरिए। फिर तो अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इतने मजबूत ताकतवर गृह मंत्री और एक प्रदेश पे कब्जा कर रखा है गुंडों के जरिए, तो गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं? ये तो ममता को जवाब ज्यादा है, तो गृह मंत्री जी से सवाल ज्यादा नहीं लग रहा आपको? पीपल अक्रॉस द स्टेट नो दैट ऑन इलेक्शन डे योर लोकल गुंडाज stand outside the homes of Bengalis and threaten them not to vote against Trinamool. पूरे बंगाल के लोग जानते हैं कि चुनाव के दिन आपके जो स्थानीय गुंडे हैं वो बाहर खड़े हो जाते हैं बंगालियों के घरों के और उनको तृणमूल के खिलाफ वोट नहीं डालने देते। फिर इतना वोट परसेंटेज कैसे होता है? कौन डालता है वोट फिर? और फिर बीजेपी की फिर वही नाकामी, उनकी पैरामिलिट्री फोर्स गृह मंत्री जी की वो क्या करती है फिर? बट नाउ द ईसीआई हैज टेकन ए डिसाइसिव स्टेप। लेकिन अब चुनाव आयोग ने एक निर्णायक कदम उठा लिया है।
by setting up polling stations inside complexes and societies, voters will be able to vote without fear and challenge your regime. तो निजी क्षेत्रों के अंदर, निजी हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर, परिसरों के अंदर पोलिंग स्टेशन बनाकर वोट, बिना डर के वोटर वोट डाल सकेंगे और आपके शासन को, रिजीम को चैलेंज करेंगे। तो मेरी एक और सलाह है, हालांकि मैं ना इनका प्रवक्ता हूं ना चुनाव आयोग का प्रवक्ता हूं, वो सारे के सारे बूथ बीजेपी के दफ्तर में बना देने चाहिए। ज्यादा ठीक नहीं रहेगा? वो ज्यादा ठीक रहेगा, मुझे लगता है वो ज्यादा एक बढ़िया रहेगा। दफ्तर भी बहुत बड़े 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 5 स्टार बने हुए, तो वहां ठीक रहेगा। Number 2, people also know how you have weakened the election machinery by replacing honest officials with your paid cadre. ये पूरी बंगाल की शासन व्यवस्था पर सवाल है। लोग जानते हैं कि आपने किस तरीके से चुनावी मशीनरी को कमजोर कर दिया है, ईमानदार अधिकारियों की बजाय अपने पेड काडर को तैनात करके। अधिकारियों को ये पेड काडर कह रहे हैं, ये इनका असली चाल चरित्र और चेहरा है। इसका मतलब जहां पर इनकी सरकारें हैं वहां पर ऐसा ही काडर है मेरे ख्याल में, तभी कह सकते हो ना, आपका तजुर्बा होगा, ऐसे तो नहीं कह सकते। दैट इज व्हाई द ECI's डिसीजन टू डिप्लॉय एडिशनल स्टाफ टू असिस्ट द BLOs हैज क्लियरली मेड यू नर्वस। इसीलिए चुनाव आयोग का जो फैसला है कि अतिरिक्त स्टाफ लगाने का BLOs की मदद के लिए, उसने आपको नर्वस कर दिया है, आपको निराश कर दिया। बताइए क्या करेंगे आप इनको? इससे बड़ा कुतर्क आपने देखा है कभी? ज्ञानेश गुप्ता की कुर्सी को वास्तव में खतरा है। जो कुतर्क उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए थे, उससे ज्यादा तो बीजेपी फॉर बंगाल ने कर दिए। तो मुझे लगता है चुनाव आयोग का जिम्मा भी बीजेपी फॉर बंगाल को दे देना चाहिए आउटसोर्सिंग में, कि जब तक वेस्ट बंगाल के चुनाव का रिजल्ट नहीं आता, ममता बनर्जी और तृणमूल के हर सवाल का जवाब बीजेपी फॉर बंगाल देगी। और वो डेलीगेशन भी इन्हीं से मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पल्ले तो कुछ है नहीं ज्ञानेश गुप्ता के। जवाब तो, सवाल पूछो ज्ञानेश से, जवाब दे रही है बीजेपी फॉर बंगाल, यही है ना। तो फिर वहां जाके क्या करेंगे? क्यों टाइम खराब कर रहे हैं? दिल्ली जाके बीजेपी फॉर बंगाल में डेलीगेशन चला जाए, वहां जवाब दे दे। हो सकता है वो जवाब दे दे, ज्ञानेश तो देंगे नहीं। यहां ला करके खड़ा कर दिया आशीष भाई, और शर्म भी नहीं आती इनको। कितने शर्म निरपेक्ष है, ये अकल निरपेक्ष भी है कि कम से कम जो तुम्हारे ढके हुए ढोल हैं, भगत तो नहीं मानते ना इस बात को कि मोदी को चुनाव कौन जिताता है, बीजेपी को कौन जिताता है। भगत तो यही मानते हैं कि लोकप्रियता इतनी जबरदस्त है। तो फिर ये चीजें क्यों कर रहे हो यार? इलेक्शन कमीशन जवाब दे लेगा अगर देना होगा, तो उनके पास एक प्रवक्ता है, पूरा सिस्टम, या फिर दिल्ली बीजेपी दे रहे, तुम बंगाल वाली क्यों पार्टी बन रहे हो इसके अंदर? ये इनका ओवर कॉन्फिडेंस और हैंड इन ग्लव कैसे ये चुनाव आयोग के साथ है, ये इसका मुंह बोलता सबूत है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ये अकल निरपेक्ष नहीं है, ये पूरे देश को मानते हैं कि पूरा देश बेअकल है। इनका क्या कहना है कि गूंस को रोकने के लिए एक डिसाइसिव स्टेप उठाया है। अगर गूंस को रोकने के डिसाइसिव स्टेप उठा रहे हैं ज्ञानेश कुमार, तो ज्ञानेश को गृह मंत्री बनाओ, अमित शाह को हटाओ। इस देश में गुंडों को नियंत्रित करने की बुद्धि, अकल और क्षमता, साहस, सब कुछ, निर्णायक भूमिका सब ज्ञानेश कुमार निभा रहे हैं, तो अमित शाह क्या कर रहे हैं? हटाओ उनको, गृह मंत्री बनाओ ज्ञानेश को, पहली चीज। दूसरी चीज, ये सब जो करते हैं बेसिकली क्या है, मैं इस माइंडसेट को बार बार, इस बात को लोग समझे ना समझे, ये जो करते हैं वही लिख देते हैं, दूसरे के नाम पर टेप देते हैं। इन्होंने जो लिखा कि पूरी मशीनरी कब्जे में है इसलिए निष्पक्ष लोगों को ला रहे हैं, वाकई पूरी मशीनरी कब्जे में है, ममता के नहीं, इन भाजपाइयों कब्जे में है। मैं आपको चलते चलते खबर दिखाता हूं जो हमने आज दोपहर में दिखाया, तो खबर खाली इसी से जोड़ के दिखा रहा हूं। MP दतिया में बीजेपी RSS से जुड़े लोगों को बनाया गया SIR असिस्टेंट, कलेक्टर ने माना गलती। देखिए, और ये गलती नहीं, ये पकड़े गए तो गलती मान लिए, नहीं पकड़े जाते। ये गलती ऐसा क्यों नहीं हुआ कि कोई यूथ कांग्रेस का BB श्रीनिवास को कहीं बना दिया हो BLO असिस्टेंट? कहीं हो सकता था ना। वो उदय भानु चिप दिन भर प्रदर्शन कर रहा है कहीं पे, एक आध जगह पे, उसको बना दिया होता BLO असिस्टेंट। जीतू पटवारी को बना दिया होता, कहीं ऐसा हो सकता था ना। कि गलती सिर्फ और सिर्फ भाजपा काडर। और ये मैंने कहा था, आप यकीन कर लीजिए हेमंत भाई, ये BLO असिस्टेंट जो लाखों की संख्या में बनाए गए हैं, ये भी सूची पन्ना प्रमुख के लेवल से आई है कि इनको बनाया जाए। ये सब भाजपा के वफादार, निष्ठावान गंधभक्त हैं, इनको हार्डकोर। हाँ, हार्डकोर। ये सुबह सुबह संघ की शाखा में जाते हैं, उनकी सूची गई होगी। गलती क्या हुई अफसरों से? मुझे लगता है जो सूची भेजे थे वो पदाधिकारी थे, वो पदाधिकारियों का भी नाम डाल दिए, बस पकड़ा गए।
ये पकड़े 4 गए हैं, लेकिन वो पूरी सूची, मैं तो कांग्रेस वालों से कहता हूं कि पूरी सूची पड़ताल करिए, उनके घर पर उनका बैकग्राउंड पता करिए, ये घनघोर खाटी भाजपाई जो है उनको बनाया गया हो। क्यों नहीं गलती बीएलओ ऐसी को होती? भाई बीएलओ का चार्ज भी अगर भाजपाइयों को दे दे तो उनको कौन रोक रहा है? कोई सुन रहा है क्या? हाँ। कौन अपोज कर रहा है? कोई अपोज नहीं कर रहा है, जो चाहे वैसे करेंगे, कहां समस्या है? यही सब हो रहा है, हर जगह हो रहा है ये। व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट? सारी चीजें तो यही मध्य पकड़े प्रदेश गए में तो बंगाल, चोर, नहीं तो कोई बात। हाँ, मध्य प्रदेश में बंगाल से क्यों नहीं 5,000 मंगा करके नियुक्त कर देते? क्योंकि मध्य प्रदेश में तो रंगे हाथों पकड़े गए हो, वहां तो नहीं पकड़ा गया कोई, यहाँ तो तुम पकड़े गए हो। बुलाओ बंगाल से कि ममता दीदी 5,000 कर्मचारी दीजिए। मध्य प्रदेश में सरकार ने जो है वहां की सरकार ने चुनाव आयोग के अफसरों के साथ मिल करके और फर्जीवाड़ा शुरू कर दिया है, तो 5,000 आप वहां से भेज दीजिए, जो है ऐसे लोग जो यहाँ पर निष्पक्ष करवा दें SIR। मांग लो, नहीं मांगोगे? खैर, हमको इजाजत दीजिए। ये बहुत जबरदस्त इस देश के लिए, इससे मतलब लोकतंत्र पर इससे काली छाया पहले कभी नहीं आई थी, ये मान लीजिएगा। इस काली छाया से निकल गए तो लोकतंत्र बचा, और नहीं तो फिर